नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नयन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्र और किसानों की बैठक पर सस्पेंस बरकरार है। किसानों को अभी तक न्योता नहीं मिला है। कल केंद्र से बातचीत के लिए किसान तैयार है, लेकिन अभी तक सरकार ने न्योता नहीं भेजा है। शाम 4 बजे किसान संगठनों की बैठक होगी और उसके बाद 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों ने केंद्र को 4 सूत्रीय एजेंडा भेजा है, लेकिन उसके बाद से सरकार ने बातचीत का न्योता अभी तक किसानों को नहीं दिया। यानी केंद्र और किसानों के बीच बैठक होगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है किसानों को, क्योंकि अभी तक कोई औपचारिक न्योता नहीं मिला है। कल केंद्र से बातचीत के लिए किसान तैयार हैं। उनकी तरफ से 4 सूत्रीय एजेंडा भी सरकार तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर अपना जवाब नहीं दिया, या यूं कहे कि सरकार ने किसानों को बातचीत का न्योता नहीं दिया है। शाम 4 बजे किसान संगठनों की बैठक होगी, उसके बाद 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही तस्वीर साफ हो सकती है कि आगे अब क्या होगा। क्या सरकार ने किसान नेताओं से बातचीत की है? क्या आगे बैठक का मसौदा तैयार हो रहा है? क्या अब बातचीत के आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं? क्या सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई संकेत या फिर न्योता किसानों को मिला है या फिर मिलने की उम्मीद है? कृषि कानूनों को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हजारों की तादाद में किसान अपना संघर्ष बुलंद किए हुए हैं। उधर सरकार लगातार यही कह रही है कि ये बड़ा सुधारात्मक कदम है। जो 3 कृषि कानून सरकार लेकर आई है वो किसानों के हित में है, लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है और वो सरकार से एक सुर में सिर्फ यही मांग कर रहे हैं, किसानों के हित में सरकार इन तीनों कानूनों को रद्द कर दे। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या बातचीत फिर से शुरू हो पाएगी, क्योंकि बातचीत का सिलसिला भी रुक चुका है। ना किसान पीछे हटने को तैयार है और ना सरकार झुकने को तैयार है। अब देखना यह होगा कि क्या किसानों को सरकार की तरफ से न्योता मिलता है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर रोहतक से। किसान आंदोलन पर पूर्व सीएम हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका बयान आया है। किसानों की सभी मांगे जायज हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि बातचीत से समाधान निकाले सरकार। एसवाईएल मुद्दे के लिए ये उचित वक्त नहीं है। एसवाईएल सरकार को खोदनी है, किसानों को नहीं। सीएम ने सर्वदलीय बैठक करने को भी कहा था। सरकार ने आज तक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। बड़ी खबर आपको बता रही है किसानों के आंदोलन पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान। कहा कि किसानों की सभी मांगे जायज हैं, केंद्र सरकार इनका समाधान बातचीत के जरिए करे। एसवाईएल के मुद्दे के लिए सही वक्त नहीं है। एसवाईएल सरकार को खोदनी है, ना कि किसानों को। और सीएम ने सर्वदलीय बैठक करने को कहा था, लेकिन सरकार ने आज तक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। कितने साल से 3.5-4 साल के करीब हो गए पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था। जब तक तो अब तक कुछ किया नहीं हरियाणा सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने। वो तो फैसला हो चुका है, फाइनलिटी मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। खोदनी सरकार ने है, इन किसानों ने नहीं खोदनी। सरकार के जो है वो, अब यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ये वहाँ जाए, वहाँ कहें खुदवाओ, और सुप्रीम कोर्ट से तो फाइनलिटी आ चुकी है। अगली बड़ी खबर, भगवंत मान का केंद्र सरकार पर जुबानी हमला। न्यूज 18 से बोले आप सांसद भगवंत मान, केंद्र को किसानों से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। जबरदस्ती ये कृषि कानून थोपे जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी उन्होंने निशाना साधा। कहा बीजेपी के साथ मिले हुए हैं कैप्टन। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत सिंह मान हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मान साहब, जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसानों के आंदोलन का लगातार 1 महीने से ऊपर हो गया है, आज किस तरह से देखते हैं कि कैसे हल निकलेगा? क्योंकि अब किसानों ने जो पत्र भेजा है सरकार का, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। देखो, 1 महीने से ऊपर तो नेशनल मीडिया के लिए हुआ है, लेकिन यहाँ तो वो जून से बैठे हैं। पंजाब में 5 जून को ऑर्डिनेंस आया था कैबिनेट में, और उसके बाद ट्रैक्टर मार्च, पंजाब बंद, भारत बंद, चक्का जाम, जितने भी उनकी मूवमेंट हुई, आम आदमी पार्टी गैर राजनीतिक रहकर
उनका साथ दे रही है। जब से दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने स्टेडियमों को जेल में तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका हक है, और वो बॉर्डरों पर बैठे हैं, उनका फैसला है। और जो भी वो फैसला लेते हैं वो समझदार हैं। ये सरकार क्या समझती है, ये भोले भाले किसान हैं। वो जो उनके जथेबंदियों के जो नेता हैं वो पढ़े लिखे हैं, 40-40 साल का उनका संघर्ष का तजर्बा है। वो कैसे भ्रमित हो सकते हैं? गैर राजनीतिक संघर्ष है, कोई पॉलिटिकल आदमी वहां जाता नहीं, तो विपक्ष ने कैसे भरमा दिया जी? भ्रमित सरकार है, जिनको ये पता नहीं चल रहा, खुद ही कह रहे हैं अमेंडमेंट करेंगे। अमेंडमेंट का मतलब होता है कमियां मान रहे हैं, और खुद ही कह रहे हैं बहुत अच्छे कानून है। पहले झूठ बोलने से पहले मोदी जी पूरा कुनबा आपका जो है वो सलाह कर लिया करो पहले कि आज झूठ क्या बोलना है। पार्टी ने दिल्ली जो विधानसभा के अंदर वो ऑर्डिनेंस फाड़े, उससे क्या हल निकलेगा? कोई हल निकल, क्योंकि जब केंद्र का कोई कानून है तो वो तो लागू ऑटोमेटिकली हो जाएगा, खुद अरविंद केजरीवाल कहते हैं। हाँ बिल्कुल कहते हैं। तो फिर क्यों तो हम उनका साथ दे रहे हैं, हम जो वहां बैठे हैं उनका साथ दे रहे हैं। कानून तो केंद्र को वापस लेना पड़ेगा। यहाँ पे विधानसभा में कैप्टन साहब ने प्रस्ताव पास कर दिया इसके खिलाफ। इसका मतलब यहाँ पंजाब में कानून लागू नहीं हुआ। अगर लागू नहीं हुआ तो पंजाब के किसान वहां क्या कर रहे हैं? कानून तो सेंटर ही वापस लेगा, और हम उस सेंटर को बता रहे हैं कि राज्य सरकारें भी, जो बीजेपी सरकार तो नहीं करेगी ऐसा, जो बीजेपी के बिना सरकारें हैं वो आपके इस कानून का विरोध करते हैं। आप कानून वापस ले लीजिए, देश के लोगों की भावनाओं को समझिए। बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं ना कि आशंका के ऊपर आंदोलन हो रहा है, केवल आशंका है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हुआ अभी कुछ भी नहीं। मैं बीजेपी से ये सवाल पूछना चाहता हूं, किस दिन बहुत बड़ा देश में आंदोलन हुआ था कि जी ये बिल ले आओ, ये कानून बना दो, वरना किसान मर जाएगा, किसान नहीं बचेगा? कब? आम आदमी पार्टी तो लगातार विरोध कर रही है। राहुल गांधी कल विदेश रवाना हो गए हैं, कुछ दिन विदेश में रहेंगे, किस तरह से देखते हैं आप? राहुल गांधी से पूछिए, उनसे पूछिए कि विपक्ष में तो वो हैं। पार्लियामेंट में जिस दिन हमने विरोध किया सेंट्रल हॉल में, अधीर रंजन चौधरी वहीं थे, लोकसभा के जो उनके नेता हैं बंगाल वाले। गुलाम नबी आजाद वहीं थे, जो राज्यसभा के नेता हैं। वो तो प्रधानमंत्री के साथ साथ चल रहे थे। अगर दिल में और जुबान पे सच्चाई है ना, एक ही बात है, तो वहां विरोध कर देते हमारे साथ। नहीं किया। बाहर जाके राष्ट्रपति को मिलते हैं, कोई वहाँ पे जंतर मंत्र पे बैठे हैं, सब ड्रामे कर रहे हैं। कांग्रेस के जो कैप्टन साहब हैं, ये उस हाई मेंबर कमेटी में शामिल थे, 2 लास्ट मीटिंग अटेंड की, वहाँ सहमति दी, और बाहर आके पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अमित शाह को मिलने गए, कहते मैं तो नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा था, किसानों की बात क्यों नहीं की? उसी दिन तो किसान लाखों की गिनती में पहुंचे हुए थे, मिल लेते उनको, नहीं मिलते। राजनीति की भेंट नहीं चढ़ रहा है किसान आंदोलन? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किसान जथेबंदियों का फैसला है, और हम उसके समर्थक हैं कि वहाँ कोई भी एमपी या एमएलए या किसी पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं जाके बोलेगा। बाहर से करो समर्थन। हमारे पास और भी मंच हैं, जैसे मेरे पास था सेंट्रल हॉल वाला, मैंने यूज़ किया। और आने वाले दिनों में भी प्रधानमंत्री अगर पार्लियामेंट में आएंगे किसी फंक्शन में, तो उससे भी ज़बरदस्त विरोध करूंगा। मेरे पे जो मर्जी कार्रवाई कर लें। मैं एमपी बाद में हूँ, किसान पहले हूँ। जब पैदा हुए थे तो बिरसे में बचपन में ट्रैक्टर, तवियाँ, हल, सुहागे और पीटर इंजन मिले थे। 40-40 फुट गहरे ट्यूबवेल के गड्ढों में से निकल के आए हैं। ना तो गहराई से डर लगता है, ना ऊंचाई से डर लगता है। तो ये थे हमारे साथ भगवंत सिंह मान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री बात करने के लिए तैयार नहीं है, और आम आदमी पार्टी लगातार विरोध करती रहेगी और किसानों के पक्ष में है। कैमरामैन अशोक के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 पंजाब, चंडीगढ़। उधर कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार का भी विरोध लगातार हो रहा है। करनाल के बांसा गांव के ग्रामीणों ने बीजेपी और जेजेपी नेताओं का बहिष्कार कर दिया। लोगों ने एंट्री पॉइंट्स पर ही बकायदा बैनर लगाकर नेताओं के गांव में घुसने पर पाबंदी लगा दी है। लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी जेजेपी नेता गांव में घुसते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी पर आएंगे, फिर उनका विरोध भी ज्यादा होगा और फजीहत भी। ताऊ देवीलाल ने एक कानून है जो मुझे याद है, उन्होंने ट्रैक्टर पे टैक्स लगता था और उन्होंने वो टैक्स कटवाया था। उन्होंने बिल्कुल ही सदा के लिए उसको बंद किया था। मगर अगर ये कहता है, मान लो दुष्यंत चौटाला कहता है भी मैं जब तक मैं हूँ तब तक MSP रहेगी और ये मतलब किसान के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। इसका क्या, मान लो ये 5 साल में बदल जाएगा, इसने हमारे लिए क्या किया, उसके बाद कौन जिम्मेवार होगा? हाँ, हम किसान यहाँ पर बैठे हैं, हर दम बैठे हैं, हम रात को भी यहाँ बैठे हैं। कोई आए ना, यहाँ आएगा तो हम बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 2 ਕਦਮ ਮਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ।
किसानों का आंदोलन जारी है। अब किसानों ने खून से पत्र लिखकर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खून से पत्र लिखा गया है। किसानों के मुताबिक जब तक कानून रद्द नहीं होते, खून से पत्र लिखने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। महीने से किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर बैठे हुए हैं और अलग अलग जो अनोखे प्रदर्शन किसान कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच एक तस्वीर सामने आई है। आप देख सकते हैं कि जो पत्थर है वो लिखा गया है और यह पत्थर एक संस्था द्वारा कैंप यहीं बॉर्डर पर लगाया गया, जहां पर किसानों द्वारा पहले ब्लड डोनेट करवाया गया और उसी खून से यह पत्र लिखा गया। और यह पत्र पहला पत्र नहीं है, ये 8वां पत्र है। इससे पहले प्रधानमंत्री, जो गृह मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह पत्र भेजे जा चुके हैं और आज उपराष्ट्रपति को यह पत्र लिखा गया। हमारे साथ संस्था के प्रधान हैं। सर, क्या रीजन क्या है खून से पत्र लिखने का? ये देश के जो 3 काले कानून आए हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि ये किसान हितों के लिए बनाया गया है। तो किसान, जो हमारे मजदूर भाई देशवासी पूरे 3 महीने से यहाँ बैठे हैं, उनका मानना है कि ये हमारे लिए मौत का फतवा है। जब उनको मंजूर नहीं तो उनको वापस लेना चाहिए। ये अंधी बहरी को सरकार को ना तो दिखता है ना सुनता है। ये 3 महीने से ठंड कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। तो हमने देखा ये सब तरह के इन्होंने धरने लगा ले, सरकार जाग नहीं रही। तो हमारी जो संस्था भाई घनैया जी मिशन सेवा सोसाइटी है, ये मानवता को समर्पित है, मानवता के लिए काम करती है। इसलिए हम खूनदान कैंप लगा के लोगों को फ्री में खून बांटते हैं। तो हमने ये प्लान किया कि यहाँ के किसानों के हक में आंदोलन को बल देने के लिए यहाँ तक खूनदान कैंप लगा के अब जो सरकार की आंखें बंद हैं, कानों से बहरी है, उनको जगाने के लिए तो ये हम उनके कीर्ति किसान मजदूरों और जो हमारी सोसाइटी के नौजवान उनका खून निकाल के हम उनके खून से, उनकी खून की स्याही से ये पत्थर लिख रहे हैं ताकि ये जागे और 3 कानून वापस ले। तो कहीं ना कहीं किसानों के जो जुनून है उसको सरकार नहीं तोड़ पा रही है और किसानों का ये साफ कहना है कि चाहे शहादत देनी पड़े, लेकिन तीनों कृषि कानूनों रद्द करवाने के बाद ही वो वापस जाएंगे। सिंगू बॉर्डर से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18। पलवल में भी किसानों का धरना जारी है। अब भूख हड़ताल पर छोटे छोटे बच्चे, छात्राएं और महिलाएं भी बैठ गई हैं। अनशनकारियों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता दिनेश कुमार ने। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार 26वें दिन भी जारी है। अब ये धरना प्रदर्शन क्रमिक भूख हड़ताल में लगातार तब्दील होता जा रहा है। पिछले 8 दिन से लगातार क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। हर गांव से, नए नए गांवों से लोग यहाँ आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अब इस क्रमिक भूख हड़ताल में छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, छात्राएँ भी दिखाई दे रही हैं, महिलाएँ भी दिखाई दे रही हैं। क्या नाम है बेटा, कहाँ से आए हो, कितनी उम्र है आपकी? शिवम श्रीवास मेरा नाम है। मैं कैलारा से पैदल यात्रा में आया हूँ, जहाँ तक 5th क्लास में हूँ। क्या चाहते हो आप यहाँ भूख हड़ताल से? जब तक मोदी 3 काले कानून को वापस नहीं लेगा, हम जहाँ पर ही रहेंगे। 24 घंटे भूखे रह लेंगे आप? पहले रहे हो कभी? हाँ, रहेंगे। रहो, कुछ नहीं खाओगे 24 घंटे तक? नहीं खाएंगे। यहाँ पर कुछ छात्राएं भी हैं। कहाँ से हो आप, क्या नाम है? भोपाल से हूँ, मेरा नाम खुशबू कैबट है और भी मैं महिला समिति से ही हूँ। मैं भोपाल जिले की सचिव हूँ और किसानों के समर्थन में आए हैं। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, रद्द नहीं होंगे, तब तक हम यही आंदोलन करते रहेंगे। यही आंदोलन करते रहेंगे। तुम्हारा क्या नाम है, कौन सी क्लास पढ़ते हो? मेरा नाम खान है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। हम किसानों के समर्थन के लिए आए हैं। जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, हम इधर से आंदोलन छोड़ के नहीं जाएंगे। देखिए, महिलाएं, जो छात्राएं और छोटे छोटे बच्चे, इनका यही कहना है कि लगातार वो संघर्ष करते रहेंगे जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते। ऐसे ही धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। यूपी से जो किसान हैं उनसे बात करते हैं। आप क्रमिक भूख हड़ताल बैठे हो, क्या कहोगे? सरकार से कल जो वार्ता होने जा रही है, बात बनेगी, कोई सहमति बन सकती है? हाँ, अगर जो हमारे शीर्ष नेता कुछ कहेंगे, उनके कहने पर कोई बातचीत बनती है तो हम वो करेंगे और नहीं तो हम यहीं अड़े रहेंगे। ये थे हमारे साथ किसान, छोटे छोटे बच्चे और कुछ छात्राएं, महिलाएं, जिनका कहना है कि लगातार वो धरने पर बैठे रहेंगे जब तक उनके शीर्ष नेता नहीं कहते दिल्ली कूच करना है। उसके लिए भी ये पूरी तरह से तैयार हैं। इनका ये भी कहना है कि लगातार बैठे रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते, MSP पर नया कानून नहीं बनता। पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा।
वहीं कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय चंडीगढ़ में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी शिरकत की। पार्टी के इतिहास को दोहराते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस जन जन की आवाज है। बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ पार्टी आवाज उठा रही है। आने वाले समय में चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिखाया कि वो संघर्ष से पीछे नहीं है। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। महज 72 लोग थे जिन्होंने पार्टी की स्थापना की और कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया कि कांग्रेस देश के लोगों की आवाज़ बनेगी। आवाज़ बनते बनते कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते रहे। करोड़ों लोग हमारे स्वाधीनता संग्राम में। अक्सर महिलाएं ही घर का काम करती हैं, खाना बनाती हैं, लेकिन आंदोलन पर डटे किसानों का एक और पहलू भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे नौजवान ऐसे भी हैं जो खाना बनाना सीख रहे हैं। यहां का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अर्शदीप अर्शी ने। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਲੀ ਲਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਕਾਸ਼ਮਪੁਰ ਸ਼ੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਰੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਨਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ। ਬੁੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਘਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ? ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਰੋਟੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈਆਂ ਘਰੇ ਘਰੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਫਿਰ? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ? ਹੁਣ ਕਰੀ ਨੇ ਰਾੜਾ ਵੀੜਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਰਾੜਾ ਵੀੜਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬਸ ਪੇੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ? ਜੀ ਮਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਚਲਾਇਆ 11 ਸਾਲ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਕੁੱਕ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। 120 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਕੁੱਕ ਥਰਾਈ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਗੋਲ ਬੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਬੇਲਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਲਟਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦੂਗਾ ਜੀ। टिकरी बॉर्डर तो लालता प्रसाद दे नाल अर्शदीप अर्शी, न्यूज़ 18। उधर देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन आज से शुरू हो गया। पंजाब में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। इस ड्राई रन का मकसद वैक्सीन से पहले सारी तैयारियों का जायजा लेना है, जिसमें कमियों को सुधारा जा सके। लुधियाना के 7 अस्पतालों को ड्राई रन के लिए चुना गया है। डीएमसी अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर विपिन कुमार के मुताबिक वैक्सीनेशन पहले 30,000 स्वास्थ्य कर्मचारी और फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के पुलिस कर्मचारियों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन के लिए इन लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी होगी।
पता है कि ਅੱਜ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 28 ਤੇ 29 ਨੂੰ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 4 ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਈਟਸ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਸਾਈਟਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਡੀਐਮਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਡੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ अगर वैक्सीन जदों आएगी और कैसे चलेगी। खबर सिरसा से, जहां पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। यह फैक्ट्री एक झोपड़ी में चल रही थी। हथियार सप्लायर से पूछताछ के आधार पर पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके पास से 22 पिस्तौल और 72 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं सिरमौर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। हरिपुरधार, नोहराधार, देवथल में 3 से 4 इंच तक बर्फबारी हुई। इससे किसान और बागवानों के चेहरे खिल उठे। बागवानों ने बताया कि क्षेत्र में ये सीजन की पहली बर्फबारी है और इससे फसलों को बड़ा फायदा होगा। हालांकि बर्फबारी से कुछ समस्याएं जरूर पैदा हुई हैं। कई जगहों पर यातायात बाधित हुआ है और लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चूड़धार में भी करीब 1.5 फीट ताजा हिमपात होने की खबर है। यहां सीजन का ये चौथा हिमपात है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बर्फबारी के बाद यहां का नजारा एकदम से बदल गया है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सिरमौर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। हरिपुरधार, नोहराधार, देवथल में 3 से 4 इंच तक की बर्फबारी दर्ज की गई। इससे किसान, बागवानों के साथ ही पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं और ताजा बर्फबारी की वजह से हालांकि कुछ परेशानियां जरूर लोगों को आ रही हैं। यातायात पर असर पड़ा है। इसके अलावा कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह से जाम हो गई। चूड़धार में भी हिमपात हुआ। करीब 1.5 फीट हिमपात यहां पर दर्ज किया गया है। नए साल के स्वागत के लिए हजारों की तादाद में मैदानी इलाकों से पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पर्यटन नगरी मनाली, शिमला में न्यू ईयर के जश्न के लिए करीब सभी होटल्स की एडवांस में बुकिंग हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। महीनों बाद हिमाचल की हसीन वादियां सैलानियों से गुलजार है। मार्च में लगे लॉकडाउन के बाद अब जाकर हिमाचल में पर्यटकों की चहल पहल देखने को मिली। नए साल के स्वागत के लिए कई दिन पहले ही पर्यटक मनाली और शिमला पहुंचे। मनाली इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। मनाली के मॉल रोड पर पर्यटकों की भीड़ रहती है। पर्यटन नगरी मनाली में न्यू ईयर के नज़दीक आते ही यहाँ पर अब जो पर्यटकों का हुजूम भी उमड़ पड़ा है। इसमें मैं खड़ा हूँ मनाली के मॉल रोड के इसमें और सबसे पहले तस्वीरें यहाँ की मैं साझा करना चाहूँ। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो इसमें किस तरह पर्यटकों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है। हालांकि न्यू ईयर का समय है और ऐसे में जो है मॉल रोड पर पर्यटकों का खासा हुजूम यहाँ पर देखा और देश दुनिया से पर्यटक जो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। मनाली के अधिकतर सभी होटल्स की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि मनाली के आसपास हर वक्त जाम की स्थिति रहती है, लेकिन पर्यटकों के आने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। उधर कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। मास्क न लगाने पर जुर्माना वसूला जा रहा है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले इस मनाली में जो है पर्यटकों का जो है एक हजूम उमड़ रहा है और ये इस जन्नत को देखने के लिए वो काफ़ी खुश है और काफ़ी लोग आ रहे हैं और मनाली के सभी वासियों ने इनका स्वागत करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। डे बाई डे काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है और अगर 31 की बात करें तो मैक्सिमम होटल्स जो हैं वो 100% ऑक्यूपेंसी के साथ नज़र आ रहे हैं अभी। तो जिस हिसाब से रश अभी कुछ दिनों से चल रहा है और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है 31 तक। कुछ ऐसा ही नज़ारा राजधानी शिमला का भी है। पिछले 2 दिनों में यहाँ 15,000 गाड़ियाँ आ चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सैलानी नए साल का स्वागत करने के लिए हिमाचल पहुँच रहे हैं। शिमला के भी करीब सभी होटल्स में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। मनाली से सचिन शर्मा, शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज़ 18।